शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का एक स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास है। ये स्टेटमेंट, ये कथन किसके द्वारा दिया गया है, आपको ये बताना है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए का डी, पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी का स्टेटमेंट है, याद रखें आगामी एग्जामिनेशन में ये स्टेटमेंट आ सकता है। मानव अभिवृद्धि का तात्पर्य क्या होता है? एक प्रकार से ये पूछ रहा है एक्चुअली, अभिवृद्धि का मतलब क्या होता है। तो अगर इन चारों ऑप्शंस में आप देख रहे हैं तो मानव शरीर का आकार, उसका भार, उसके कार्य शक्ति आदि में परिवर्तन हो रहा है, आदि में वृद्धि हो रही है। जैसे आपके बाल लंबे हो रहे हैं, आपका वजन बढ़ रहा है, आपकी हाइट बढ़ रही है, तो ये अभिवृद्धियां कहा गया है दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 3 पे चलेंगे। मानव की अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, तो वो किस निश्चित आयु तक मानी जाती है, आपको ये बताना है। तो जवाब सही होगा 18 वर्ष तक। देखिए 18 वर्ष में ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति परिपक्व हो चुका है। उसकी अभिवृद्धि जो होती है, जो उसकी हाइट बढ़ना, वजन बढ़ना आदि चीजें जो होता है, 18 वर्ष तक की एक निश्चित आयु तक माना गया है। अभिवृद्धि की हम बात करें तो से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है। ये कथन किसका है? दैट्स अ वेरी न्यू क्वेश्चन। और ये कथन जिसने कहा हुआ है उनका नाम है फ्रैंक। किसने कहा हुआ है? फ्रैंक ने कहा हुआ है। मानव विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है? अब देखिए मानव विकास जो होता है, मतलब हमारा विकास को किसने प्रभावित किया? देखिए एक तो जो गुण माता पिता से हमें मिले, अनुवांशिकता, और दूसरा पर्यावरण, दोनों ने मिलकर मानव विकास को इफेक्टिव किया है। शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास के निम्न पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आप ये बताइए इनमें से कौन सा पक्ष अगर आप देखेंगे शिक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हैं मेरे हिसाब से, तो अगर शिक्षा की बात नहीं होती तो शारीरिक होता। अगर शिक्षा की दृष्टि से मुझसे पूछा जा रहा है तो मैं कहूंगा कि मानसिक सबसे ज्यादा यहाँ महत्वपूर्ण होगा, मानसिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। रॉस ने मानव विकास को कितने भागों में बांटा हुआ है, आपको ये बताना है। अब आप जानते हैं जैसे कि मानव विकास जैसा गर्भ अवस्था, उसके शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो यहां अगर हम बात करें तो ये 4 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में किया है? 4 भागों में किया हुआ है। रॉस के अनुसार शिशुअवस्था कितने काल की होती है? देखिए अन्य मनोवैज्ञानिक जो होते हैं शिशुअवस्था को अलग अलग तरीके से मानते हैं। कोई मानता है कि जन्म से 2 वर्ष तक है, कोई मानता है कि जन्म से 5 वर्ष तक है। तो यहाँ रॉस महोदय की अगर हम बात करेंगे तो ये 1 to 3 की शिशुअवस्था मानते हैं, ये याद रखें। अधिकांश विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि क्या है? एक्चुअली जो चाइल्डहुड रहता है इसका अवधि क्या है? तो राइट आंसर इसका निकलता है 6 से 12 वर्ष। कितना निकलता है? 6 से 12 वर्ष निकलता है। शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास की कौन सी अवस्थाएं महत्वपूर्ण है? देखिए एजुकेशन पर्पज से पूछ रहा है, शिक्षा की दृष्टि से पूछ रहा है, तो देखिए मैं कहूंगा शिक्षा की दृष्टि से वयस्क अवस्था इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पर अगर शिक्षा की दृष्टि से आप बात करें, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था, ये तीनों अवस्थाएं ही बहुत महत्वपूर्ण मानी गई हैं। आगे चलते हैं। प्रत्येक जाति, चाहे वो पशु की जाति हो या मानव जाति हो या अपनी जाति हो, के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करेगा। यह कथन किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है, आपको ये बताना है दोस्तों। अब देखिए चाहे वो पशु जाति हो या चाहे वो मानव जाति हो, वो कहीं ना कहीं एक प्रतिमान का अनुसरण करता है। मतलब जैसा आपने देखा होगा कि मानव का बच्चा जैसे है, सभी बच्चों के पहले दूध की दाद आते हैं, फिर अकल की दाढ़ आती है, तो ये क्रम सभी बच्चों में चलेगा। इसी तरीके से पशुओं में भी सेम क्रम चलता है, तो उसे आप कहीं ना कहीं समान प्रतिमान के सिद्धांत के अंतर्गत रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आंसर डी होगा। जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया का नाम क्या है? तो जन्म से अगर मृत्यु तक कोई चीजें चलती हैं तो वो विकास होता है। बाकी चीजें जो होती है परिपक्व होने के बाद खत्म हो जाती है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा हुआ है? 13 नंबर का प्रश्न है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा हुआ है, आपको ये बताना है। तो जवाब सही होता है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो इसके लिए राइट आंसर आएगा। वह अवस्था जो मानव जीवन की नींव है, जल्दी से आप बताएंगे, वह अवस्था जो मानव जीवन की नींव है, तो वो शेषावस्था है। 15 में चलते हैं। शेषावस्था की प्रमुख विशेषता आप मुझे बताइए। देखिए शेषावस्था में क्या होता है, आज तो शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है, दूसरों पर निर्भरता भी रहती है, अनुकरण करके भी बच्चा सीखता है, तो ये सारी क्वालिटीज आप कह सकते हैं। शेषावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, आपको ये बताना है। तो देखिए ये कहा हुआ है वैलेंटाइन ने। किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। शिशु में जन्म के समय पाया जाने वाला संवेग कौन सा है? तो जन्म के समय अगर कोई संवेग बच्चों के अंदर पाया जाता है तो आप कह सकते हैं उत्तेजना। इस अवस्था में प्रथम 6 वर्षों के बाद बालक 12 वर्ष से अधिक सीख लेता है। आप ये बताइए क्वेश्चन नंबर 18 है, जवाब आएगा यहाँ पर शेषावस्था में। यहाँ पर शेषावस्था में शिशु को निम्न प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए।
अब बच्चा यहाँ पे शिशुअवस्था में है, तो आप चित्रों के द्वारा भी दे सकते हैं, आत्मदर्शन के अवसर भी दे सकते हैं और विभिन्न अंगों की शिक्षा भी आप दे सकते हैं। तो जवाब सभी सही होने वाले हैं। कॉल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को क्या कहा हुआ है? तो अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉल और ब्रूस की, तो कॉल और ब्रूस जो हैं इन्होंने कहीं ना कहीं जो शिशुअवस्था है इसे एक अनोखा काल कहा है, एक इसे अनोखा काल कह के पुकारा हुआ है। ये चीजें आप याद रखेंगे। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा हुआ है? बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा हुआ है, आप ये बताइए। तो जवाब आता है ए रॉस। रॉस ने कहा है कि भैया बाल्यावस्था एक मिथ्या परिपक्वता है। बाल्यावस्था में पाई जाने वाली प्रवृत्ति कौन सी है? बाल्यावस्था में पाई जाने वाली प्रवृत्ति कौन सी होती है? तो देखिए यहाँ पे बाल्यावस्था में बच्चा क्रिएटिव भी होता है, घूमना भी चाहता है, जिज्ञासु भी होता है। तो ये सभी जो क्वालिटीज होती है बाल्यावस्था में देखने को मिलती है। इस अवस्था को समूह अवस्था या गैंग एज या चुस्ती की अवस्था के नाम से भी जाना गया है। तो वो अवस्था कौन सी है? राइट आंसर इसका निकल कर आता है 23 नंबर का है और जवाब आता है बी। दोस्तों, आप जो एक टेस्ट यहाँ पे लगा रहे हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है और आपसे कहूंगा कि जबरदस्त तरीके से इस टेस्ट को दीजिए पूरा और एंड ऑफ द वीडियो मुझे बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार आया है। किशोर अवस्था का अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन रहे हैं? तो वो स्टैनले हॉल रहे हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं किशोर अवस्था को बड़ी ही तूफान, बड़ी ही संघर्ष की अवस्था के नाम से पुकारा है। तो वो स्टैनले हॉल ने पुकारा है और किशोर अवस्था को पुकारा है। किशोर अवस्था का कठिन काल कहा जाता है। 26 नंबर का प्रश्न है। और किशोर अवस्था को कठिन काल के नाम से जाना गया है। तो क्यों जाना गया है? क्योंकि यहाँ शारीरिक विकास भी होता है, आदर्श मूल, आवेग, हर चीजों में यहाँ कहीं ना कहीं परिवर्तन देखा जाता है। उपरोक्त में से सभी होगा। किशोर अवस्था की प्रमुख एक विशेषता मुझे बता दीजिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पे जब किशोर अवस्था में बच्चा जाता है तो उसकी एज हो जाती है 6 से 18 वर्ष में। और यहाँ पे बच्चा जीवन दर्शन, स्वतंत्र विद्रोह और काम शक्ति, ये सभी भावनाएं बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। तो जवाब आपका सही है डी। किशोर अवस्था के विकास के सिद्धांत को आप लोग क्या कहते हैं? किशोर अवस्था के विकास के सिद्धांत को आप लोग क्या कहते हैं? तो देखिए, त्वरित विकास का सिद्धांत, क्रमशः विकास का सिद्धांत, उपरोक्त दोनों यहाँ पर राइट आंसर आएगा। बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? देखिए, अगर आपसे पूछा जाए शरीर का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है, तो शरीर का अधिकतम विकास शिशुअवस्था में होता है। और बुद्धि का अगर पूछा जाए तो बुद्धि का विकास सबसे ज्यादा होता है किशोर अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 29, पितृ विरोधी या मातृ विरोधी ग्रंथि कब विकसित हो जाती है? देखिए, बच्चा जब पैदा होता है ना, उसके पश्चात ये विकसित होने लग जाती है। और दोनों ग्रंथियों का नाम अगर आपको पता है, पितृ विरोधी ग्रंथि का नाम, मातृ विरोधी ग्रंथियों का नाम, तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। 31 नंबर का प्रश्न, शेषावस्था में यौन इच्छाओं का अध्ययन करते हुए पितृ विरोधी, मातृ विरोधी ग्रंथियों के रहस्य का उद्घाटन किसने किया था? ये ग्रंथियों के बारे में किसने खोज निकाला था? तो ये आपके फ्रायड है, कौन है? सिगमंड फ्रायड। इन्होंने इन ग्रंथियों के बारे में बताया हुआ था। पितृ विरोधी ग्रंथि में बालक क्या करता है? 32 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, पिता विरोधी ग्रंथि जो होती है, इसमें यहाँ माता से प्रेम करता है और पिता से क्या करने लग जाता है? बालक घृणा करने लग जाता है, क्योंकि पिता विरोधी ग्रंथियां हैं, ये डेवलप हो जाती है कई बार बच्चों में। पितृ विरोधी ग्रंथि को जाना जाता है। चलिए, यही प्रश्न अभी मैंने आपसे कुछ देर पहले पूछा हुआ था। इसे जाना जाता है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के नाम पे। किसके नाम पे जाना जाता है? ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के नाम पे जाना जाता है। ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट। क्वेश्चन नंबर 33 है, वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध कैसे होता है? तो वंशानुक्रम और वातावरण जो होते हैं, ये जीवन में वंशानुक्रम और वातावरण जो है एक योगफल है, ये आप लोग कह सकते हैं यहाँ पर। तो ये भी एक बड़ा अच्छा है। देखिए, एक दूसरे से विरोधी तो ये नहीं है। वंशानुक्रम महत्वपूर्ण है, वातावरण नहीं, ये भी बात गलत है। समस्त दोष के कारण ही वातावरण हो रहा है। तो अल्टीमेटली हमें ऑप्शन नंबर सी सही ना भी हो तब भी उसके साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। वंशानुक्रम का अर्थ क्या होता है? क्या होता है वंशानुक्रम, आप ये बताइए। देखिए, वंशानुक्रम में आपको बता रहा हूँ, जो आपके पूर्वज होते हैं उनसे शारीरिक, मानसिक गुण दोष, शारीरिक क्वालिटीज बच्चों के अंदर आ जाती है, उसे आप वंशानुक्रम कहते हैं, जिसके लिए तीनों स्टेटमेंट फॉलो करती है। तो ऑप्शन डी सही होगा। वंश परंपरा के प्रमुख वाहक कौन होते हैं? वंश परंपरा मतलब यहाँ पे अपने माता पिता के कुछ क्वालिटीज आप तक पहुंच रही है, इसे आप वंश परंपरा कह सकते हैं। और वंश परंपरा के जो गुण होते हैं, जो एक वंश से दूसरे वंश में जाते हैं, उसे आप कहीं ना कहीं पैतृक गुण कह सकते हैं।
आगे चलते हैं। रुचियां, मूल प्रवृत्तियां, स्वाभाविक आवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है किस चीज से, आप ये बताइए। तो ये स्वस्थ विकास हो सकता है आपका अगर वंशानुक्रम स्वस्थ हो तो दोस्तों। बालक का वंशानुक्रम के कारण पाए जाते हैं। देखिए बालक का जब वंशानुक्रम होता है, जो अनुवांशिकता होती है, इसके कारण अगर आप मुख्यतः देखेंगे तो इसमें शारीरिक विभिन्नताएं देखी जाती है। जैसे आप देखते हैं मुख्यतः वंशानुक्रम या अनुवांशिकता को रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया है तो आपकी आंखों का रंग सबसे पहले आता है। ये चीजें याद रखेंगे आप लोग। और ये एक स्थायी सामाजिक संरचना होती है, ये भी आपको याद रखना है। बालक निर्जीव को सजीव समझने लगता है। प्याजे जी के अनुसार यह दोष किस अवस्था में बच्चों का देखा गया है। तो देखिए ये अवस्था देखी जाती है 2 से 7 वर्ष में, जब बच्चा अपने खिलौने को भी सजीव समझने लग जाता है। तो यहाँ पर आगे चलते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल क्या है। तो देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल 7 से 11 वर्ष का है, पर यहाँ 7 से 11 उपलब्ध नहीं है, तो आप 7 से 12 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 41 में चलते हैं। बाल्यावस्था में इनमें से किस नाम से नहीं जाना जाता है, आप ये बताइए बाल्यावस्था को। तो बाल्यावस्था की आप बात कर रहे हैं तो उसे टोली है, जीवन का अनोखा काल, बंकी अवस्था, ये सभी अवस्थाओं का नाम से जाना गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया गया है। 42 नंबर का प्रश्न है। अब विकासात्मक कार्य का जो प्रत्यय है ये हैविंगहॉस ने भी दिया है और अन्य मनोवैज्ञानिक ने भी दिया है, जैसे कि जीन ब्याजे हैं, इन्होंने भी दिया हुआ है। तो आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा संवेग बालक में जन्मजात होता है। अब यहाँ अगर आप देखेंगे संवेगों की बात कर रहे हैं, 43 है। तो देखिए बच्चों में भय भी होता है, अगर क्रोध तो खैर नहीं होता, प्रेम आप कह सकते हैं। तो यहाँ आप इन ऑप्शंस में दिया है तो आप भय के साथ जा सकते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है। बालक के द्वारा संवेग अत्यधिक नियंत्रित, अनियंत्रित, अधिक तीव्र और असंगत है, तो बालक संबंधित है किस एज से। अगर आप इस तरह की यहाँ पे एक टर्म्स बता रहे हैं मुझे, तो ये एक्चुअली बालक जो होगा यहाँ पर जो उसके संवेगों को नियंत्रण करना वो नहीं जानता है, तो 1 से 6 वर्ष का रहता है, क्योंकि बाल्यावस्था में भी और किशोर अवस्था में भी इतनी समझ आ जाती है कि वो संवेगों को नियंत्रण करने लग जाता है। किशोरों में समुचित विकास के लिए क्या आवश्यक है कि किशोरों का एक सही विकास हो, उसके लिए बात जरूरी है कि उसमें सदाचार हो, आदर्श हो, नैतिक हो, ये सारी चीजें उसमें उपलब्ध हो। आगे चलते हैं कि किशोर अवस्था का आरंभ कब से होता है। 46 नंबर का प्रश्न है। तो किशोर अवस्था का जो आरंभ होता है ये 6 वर्ष के बाद से होता है। कब से होता है, 6 वर्ष से बाद से हो जाता है। और यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा है, सॉरी 6 वर्ष कह रहा हूँ, 12 वर्ष से होता है। अभी मैंने शायद पीछे भी आपको 6 वर्ष कह दिया था, उससे आप करेक्ट कर लीजिएगा। वो 12 से 18 वर्ष का होता है। 9 टच 6 गाइस, मैं एक बार करेक्ट करा देता हूँ आपको, थोड़ा सा रुकेंगे आप लोग। कहाँ पे हुआ था वो, एक सेकेंड गाइस। चलिए जहां भी हुआ था आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी मेरे हिसाब से हाँ, ये जो किशोर अवस्था को मैंने रिप्रेजेंट किया था वो एक्चुअली 12 से 18 वर्ष होता है, नॉट अ 6 गाइस। तो चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं हम लोग, एक सेकेंड रुकेंगे। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आप 11 वर्ष ले सकते हैं। आप क्या ले सकते हैं, 11 वर्ष ले सकते हैं। मानसिक विकास का क्या पहलू नहीं है। मानसिक विकास के अगर पहलू की बात करेंगे तो जवाब डी होता है, नागरिक गुणों का विकास। नागरिक गुणों का विकास इसके लिए सही जवाब होता है। किशोर में संवेगिक विकास की विशेषताएं नहीं है, आप ये बताइए। 48 नंबर का प्रश्न है और यहाँ पर जवाब होता है संवेगों का अस्पष्ट होना। किशोर अवस्था का चारित्रिक विशेषताएं क्या होती है, 49 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए समायोजन का अभाव भी होता है, मानव धर्म का महत्व भी होता है और संस्कृति और सभ्यता का संरक्षण भी करना चाहता है किशोर। तो यहाँ कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर डी होगा। कॉलबर्ग ने क्या प्रतिपादित किया है, तो कॉलबर्ग ने आपका नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ये तो आप सभी जानते हैं। प्याजे जी के अनुसार बालक का चिंतन करने की शक्ति और परिणाम होता है। तो 51 नंबर का प्रश्न है और इसका राइट आंसर सी होगा। इन दोनों की अंतःक्रिया जो होती है उसका एक परिणाम होता है। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास को बांटा जा सकता है। प्याजे जी का जो संज्ञानात्मक विकास है इसे 4 भागों में बांटा जा सकता है। प्याजे जी के अनुसार बालक इस अवस्था में सजीव और निर्जीव में भेद करने लग जाता है। ये अवस्था कौन सी होती है, तो 53 का आंसर रहेगा आपका। और आपको ये 53 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या इसका राइट आंसर निकल कर आ रहा है। और आज के लिए इतना ही था। मॉक टेस्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और क्या आपको आगे देखना है ये भी आप जरूर बताइएगा। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।